हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्लेटफॉर्म। हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ, जिसमें देखिए पूछे जाने वाला है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। इसमें हमने कर लिया था कवर सेक्शन 36 तक। देखिए आपको पता ही है कि मैं हर एक सेक्शन को कंप्लीट करा रही हूँ, एक एक सेक्शन को, कोई भी सेक्शन अभी स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रीजन आपको पता है, सबसे पहले हमेशा सारे सेक्शंस को मैं एक बार कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद ही हमें क्या करना है, अपना जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से हम जो देखेंगे उसको हम बाद में एक्चुअली डील करेंगे। अभी हम एक एक सेक्शन समझेंगे। तो देखिए सेक्शन 36 तक तो ऑलरेडी हमने कल बात कर ली थी नेक्स्ट लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 40A से, क्योंकि सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 40 तक रिपील हो चुका है। अब देखिए अगर आप सेक्शन 40A देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सिंपल सी बात मैं आपको बता देती हूँ। ये बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ लंबरदार्स। ठीक है, लंबरदारों की सेवाओं की समाप्ति। तो जितने भी लंबरदार्स हैं, देखो लिखा तो बहुत सारी चीजें, छोटी सी बात याद रखो, ऑल लंबरदार्स आर एबोलिश्ड एंड देयर ड्यूटीज आर ट्रांसफर टू पटवारी। अब लंबरदार सिस्टम खत्म हो गया है, अब काम किसको, अब वो काम करेंगे पटवारी। फिर हमारा सेक्शन 41, ये विलेज सर्वेंट है, ये भी ऑमिट हो चुका है। ये जो सेक्शन 42 है वैकेंसी रिपोर्टिंग, ये भी हमारी क्या कहते हैं ओमिट हो चुकी है। सेक्शन 43 ये भी हमारा ओमिट हो चुका है। तो ये हमारा सेक्शन 46 तक ओमिट हो चुका है। सेक्शन 47 भी ओमिट है, 48 भी ओमिट है। तो इसको हमें हाथ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन 51 से, क्योंकि 50 भी हमारा ओमिट हो चुका है। 51 बात करता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी, प्लेस ऑफ कोर्ट एंड इंक्वायरी। अगर देखो आप हेडिंग देखेंगे, क्योंकि अब हमारा सेक्शन 51 से चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया है, जो बात करता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर। अब जो राजस्व न्यायालय है एवं उनके अधिकारी हैं, अब उसकी प्रक्रिया के बारे में बात हो रही। तो देखिए प्लेस ऑफ कोर्ट और इंक्वायरी, सिंपल सी बात याद रखना, ऑफिसर में होल्ड कोर्ट एनीवेयर। ठीक है, ऑफिसर में होल्ड कोर्ट एनीवेयर विद इन जुरिडिक्शन। आउटसाइड, अगर वो आउटसाइड कर रहे हैं ओनली विद रिटर्न रीजन, तो ऑफिसर चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में कहीं भी कोर्ट और इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात लिख दी गई। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अपने जुरिडिक्शन से अगर उन्हें कहीं बाहर इंक्वायरी करनी है, उस केस में उनको क्या करना होगा, उस केस में उनको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 52, पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड, भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने की शक्ति। तो देखिए रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या एंटर भी कर सकते हैं लैंड पर, सर्वे भी कर सकते हैं, लैंड का डिमार्केशन भी कर सकते हैं, लेकिन नो एंट्री इन हाउस कोर्टयार्ड विदाउट कंसेंट। ठीक है, तो जब और क्या है 24 घंटे का नोटिस। इतने इतने जो कीवर्ड्स है ना लिखते जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा ये एक्ट है, बहुत सारे इसमें सेक्शन है। अगर पूरा बेयर एक्ट पढ़ने लगे तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा, इसलिए सिर्फ जिस्ट समझते जाओ कि क्या रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। तो देखिए जमीन सर्वे करने का अधिकार है, लेकिन घर में प्रवेश करने के लिए कंसेंट चाहिए, या फिर आप और साथ में साथ 24 घंटे का नोटिस भी जरूरी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेक्शन 52 में क्या बता रहे हैं कि आप जब एंट्री कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट क्या करना है, 24 घंटे का तो नोटिस देना ही देना है। ये कीवर्ड्स याद रखना। फिर है सेक्शन 53, पावर टू ट्रांसफर केसेस। ठीक है, तो पावर ऑफ गवर्नमेंट बोर्ड एटसेट्रा टू ट्रांसफर केसेस, मुकदमे को स्थानांतरित करने की सरकार और मंडल आदि की शक्ति। देखिए स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड, देखिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, और कमिश्नर हो गए। ठीक है, मेल ट्रांसफर any non-judicial case or any classes of non-judicial cases not connected with settlement, and the board or the settlement commissioner or the director of land records may transfer any judicial or settlement case। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है केसेस को ट्रांसफर करने की। तो देखिए अभी हमने जब इससे पहले
मैंने वीडियोस बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट कौन से केसेस से डील करेगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन से केसेस से डील करते, तो ये बात आपको पता है। स्टेट गवर्नमेंट हो गई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर, ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं नॉन जुडिशियल केसेस को और जुडिशियल केसेस को बिटवीन ऑफिसर्स एंड कोर्ट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, कमिश्नर होते हैं, ये ट्रांसफर करेंगे नॉन जुडिशियल केसेस को, ठीक है। और वो एंड एनी क्लास ऑफ नॉन जुडिशियल केसेस, वो जो नॉट कनेक्टेड विद सेटलमेंट एंड द बोर्ड, क्योंकि सेटलमेंट एंड एट बोर्ड और द सेटलमेंट कमिश्नर और द डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में ट्रांसफर एनी जुडिशियल और सेटलमेंट केस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, केस एक ऑफिसर से दूसरे को बेसिकली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इतनी सी बात है। ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय सबऑर्डिनेट कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, केसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो उनके अधीन ऑफिसर्स हैं उनको, या फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं उसको डिसीजन के लिए। तो हायर ऑफिसर केसेस अपने पास भी लेकर आ सकते हैं, या फिर अपने से जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनको भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। विड्रॉन मतलब अपने पास ले रहे हैं, और ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब दूसरे को दिया भी जा सकता है। फिर सेक्शन 55 कंसोलिडेशन ऑफ केसेस। अब देखिए जब सेक्शन 55 देखेंगे, इसके अंदर क्या बात हुई है, कंसोलिडेशन ऑफ केसेस की, मुकदमे का एकत्रीकरण। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, वेयर मोर देन वन केस, बात की गई है अगर सिमिलर केस है, सेम ही इशू है, एंड कॉज ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है, उसको मर्ज भी किया जा सकता है और एक साथ ही सुना जा सकता है। तो एक कंसोलिडेशन के ऑफ केसेस भी हो सकता है, ये सेक्शन 55 में बात की गई है, याद रखना। सेक्शन 56 क्या बात कर रहा है, अपीयरेंस एप्लीकेशंस एक्सेट्रा बाय होम मेड। तो अब कोर्ट में किसकी अपीयरेंस होगी, तो पार्टीज भी खुद अपीयर हो सकती हैं पर्सनली, या फिर अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को भी भेज सकती हैं, या फिर किसी लीगल प्रैक्टिशनर को भी भेजा जा सकता है। तो पार्टी खुद एजेंट या लॉयर से रिप्रेजेंट हो सकती है। 56A क्या बात करें, प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन अपील एक्सेट्रा। अब क्या है, अपील जो है सही अथॉरिटी में फाइल करनी होती है, तो क्या है, RAO के केस में कलेक्टर के थ्रू क्या है, ये भेजी जा सकती है। एप्लीकेशंस अपील मस्ट बी फाइल बिफोर प्रॉपर अथॉरिटी। तो एप्लीकेशन और अपील आपको एक प्रॉपर जो है आपकी अथॉरिटी उसके सामने फाइल करनी है, और अगर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है तो मे बी फाइल विद कलेक्टर फर्स्ट। तो और अगर आपको अपील फाइल करनी है, रेवेन्यू अपील अथॉरिटी में फाइल करनी है, तो वो कलेक्टर के थ्रू भी भेजी जा सकती है। तो आपको अभी याद रखना है ये सेक्शन 49 से 56 तक के हम एमसीक्यूज देख लेते हैं, लेकिन सेक्शन 49 भी हमारा ओमिट है और सेक्शन 50 भी हमारा ओमिट है। हमें पढ़ेंगे विलेज सर्वेंट से रिलेटेड जो बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए यहाँ से आप अपना कीजिए स्टार्ट। हु कैन एंटर लैंड फॉर सर्वे, कौन एंटर कर सकते हैं, तो हमने अभी पढ़ा रेवेन्यू ऑफिसर ही लैंड पर एंटर कर सकते हैं। क्या एंट्री हाउस में अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी। सिमिलर केसेस को कंसोलिडेट किया जा सकता है। केसेस को ट्रांसफर कौन कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, बोर्ड भी, कमिश्नर भी। को अब अगर कोर्ट में अपीयरेंस करानी है तो किसके थ्रू अपीयरेंस हो सकती है, पार्टी, एजेंट, लॉयर, तीनों के थ्रू अपीयरेंस हो सकती है। कोर्ट अगर कोर्ट आउटसाइड जुरिडिक्शन रिक्वायर, अगर आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर सिट कर रहे हैं फिर, तो आपको जो है रिटर्न रीजंस बताने होंगे। फिर हमारा सेक्शन 57 पावर टू समन एंड टेक एविडेंस। देखिए अब क्या बात कर रहा है कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनकी पावर्स के बारे में बात कर रहा है कि क्या कर सकते हैं, वो अटेंडेंस जो पर्सन की है उसको भी बुलवा सकते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू रिसीव एविडेंस से ये काम कर सकते हैं। तो देखिए रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर कैन समन एनी पर्सन फॉर एविडेंस, डॉक्यूमेंट और एग्जामिनेशन। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बुलाकर एविडेंस या डॉक्यूमेंट मांग सकता है, और अगर आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया तो आपके अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, ठीक है, आपके अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, ठीक है। फिर आ जाइए सेक्शन 58 में जो बात कर रहा है समन्स टू बी इन राइटिंग साइंड एंड सील। देखिए मैं अपने साथ बेयर एक्ट लेकर ही बैठी हूँ, तो आप भी बेयर एक्ट लीजिए और जल्दी जल्दी इसमें जो कीवर्ड्स है इसको मार्क कीजिए।
समन मस्ट बी रिटर्न, अगर आप जो है समन भेज भी रहे हैं, आहन पत्र जिसको हम समन कहते हैं, उसका लिखित, हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित होना। समन जो है वो रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, उसमें टाइम को स्पेसिफाई करना क्या होना चाहिए कि कितने टाइम पर आपको आना है, आपको प्लेस लिखना होगा कि आपको कहाँ आना है, और पर्पस कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है, ये सब चीजें आपको समन में लिखनी है। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स लिखे हैं ना आप याद रखना। फिर है सर्विस ऑफ समन, समन की तामील कैसे होगी, तो देखिए आप सर्व कर सकते हैं बाय हैंड या एजेंट के थ्रू, फैमिली मेंबर के थ्रू, पोस्ट भी करा सकते हैं, और इसको एफिक्स भी कर सकते हैं, उसके रेजिडेंट पे चिपका भी सकते हैं। तो समन की आप हैंड डिलीवरी, एजेंट, फैमिली मेंबर या पोस्ट द्वारा भी दिया जा सकता है। सेक्शन 60 की क्या बात है, मोड ऑफ सर्विसिंग, मोड ऑफ सर्विंग नोटिस। तो जो आप नोटिस सर्व कर रहे हैं उसका मोड कैसा होगा, तो देखिए डिलीवरी करा दीजिए, रजिस्टर्ड पोर्ट से भिजवा दीजिए, या फिर आप उसको एफिक्स कर दीजिए रेजिडेंस पर। फिर है 61 प्रोक्लेमेशन मोड। ठीक है, मोड ऑफ इशुइंग प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणाएं जारी करने का ढंग क्या है, तो देखिए आप कैसे प्रोक्लेमेशन करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, उसको आपको कोर्ट में पब्लिश करना होगा, या फिर तहसील के हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको पब्लिश करा सकते हैं, लैंड साइट पर भी, एंड मे बी अनाउंस्ड बाय ड्रम बीट। ठीक है, ढोल बजाकर। तो प्रोक्लेमेशन कोर्ट भी, तहसील और जमीन पर लगाया जाता है। प्रोक्लेमेशन का मतलब भी यही हो गया, उद्घोषणाएं जारी करने का कैसे ढंग है, तथा ढोल से भी सूचना दी जा सकती है। फिर है सेक्शन 62 नोटिस और प्रोक्लेमेशन नॉट वॉइड फॉर एरर। ठीक है, तो कोई माइनर अगर एरर हो गया है इसका मतलब नहीं है कि वो इनवैलिडेट हो जाएगा नोटिस, अनलेस सब्सटेंशियल इनजस्टिस ऑकर। छोटी गलती से नोटिस इनवैलिड नहीं होता जब तक कि कुछ बड़ा नुकसान ना हो जाए। फिर है 63 हियरिंग इन अब्सेंस ऑफ पार्टी, कि पार्टी अब्सेंट, अगर पार्टी अब्सेंट हो जाती है तो केस प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है, केस एक्स पार्टे प्रोसीड कर दिया जाएगा, या फिर पार्टी अब्सेंट है तो कोर्ट फिर ऐसा भी कहेगा कि चलो अभी हम इस केस को डिसमिस कर देते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है अगर कोई पार्टी अब्सेंट है। फिर है सेक्शन 64 एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग। ठीक है, जैसे सेक्शन 324 बीएनएसएस में बात की गई है, ऐसी यहाँ पर बात की गई है। कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है हियरिंग को, एंड इन्फॉर्म कर सकता है प्रेजेंट पार्टीज को। कोर्ट हियरिंग क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है और उपस्थित लोगों को बता देता है। आपको इंडेक्स में ऐसे लिखते हुए चलना है कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसका ध्यान रखना है। अब देखिए सेक्शन 65 नो अपील फ्रॉम ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 63। तो जो 63 के अंदर ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, नो अपील अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 63। एक्स पार्टी ऑर्डर के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडी है, सिर्फ आप सेट असाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अपील में नहीं जाएंगे, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अपील में नहीं जाएंगे, केवल 30 दिन में क्या है, सेट असाइड की एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। फिर हमारा 66 कॉस्ट की बात करता है, पावर टू गिव एंड अपोर्शन कॉस्ट, परिवय दिलाने एवं प्रभाजन करने की शक्ति। अब देखिए एमसीक्यूज करते हैं। पावर टू समन किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन नंबर 57 में। ठीक है, समन करने की पावर, समन पावर ऑफ अटॉर्नी कॉज टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ पर्सन। अब देखिए आप इसकी हेडिंग देखेंगे ना, सेक्शन 57 की काफी बड़ी है, लेकिन सिर्फ उसका जिस्ट यही है, पावर टू समन। फिर है समन मस्ट भी, समन कैसे हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, साइन। और समन कैसा होना चाहिए, तो समन को आप रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, साइन और सील्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया समन के साथ तो फिर क्या होगा, आपके अगेंस्ट बेलेबल वारंट जारी हो सकता है। नोटिस कैन बी सर्व्ड बाय, आप नोटिस को कैसे सर्व करेंगे, तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे मोड्स हैं इंक्लूडिंग एफिक्सिंग। फिर है प्रोक्लेमेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, तो प्रोक्लेमेशन हमने पढ़ा था, कोर्ट भी है, लैंडेड साइट भी है, ड्रम बीट भी, लेकिन सीक्रेट नहीं हो सकती। माइनर अगर एरर है इन नोटिस में तो उससे क्या होगा, वो वाइड नहीं होगा अनलेस सब्सटेंशियल इनजस्टिस ना हो जाए। एक्स पार्टी ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं, सिर्फ सेट असाइड कराने की एप्लीकेशन लगा के चैलेंज कर सकते हैं, अपील नहीं लगा सकते। एडजर्नमेंट की पावर किसके पास है, एडजर्नमेंट की पावर कोर्ट के पास होती है। कोस्ट को कैसे रिकवर किया जाएगा, जैसे कि एक सिविल डिक्री हो। ठीक है, ये जो सेक्शन 66 है, सेक्शन 66 इसमें हमने कॉस्ट की बात की थी, तो इसमें जो इसका सबसेक्शन 2 है उसमें ये बात की गई है,
An order under section 1 awarding cost to a party other than the state government shall be executable as if it were a decree for money passed by revenue court. तो ठीक है, तो आप कैसे इसको रिकवर कर रहे हैं, जैसे एक सिविल डिक्री है, इस कॉस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सेक्शन 66 के आगे कि ये इसको हम ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि एक क्या है, ये एक डिक्री फॉर मनी है पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट। तो है तो सिविल डिक्री ना एक तरीके से, मैं सिविल कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि रेवेन्यू कोर्ट ने एक डिक्री फॉर मनी पास की हो। फिर सेक्शन 67 करेक्शन ऑफ एरर ऑफ और ओमिशन। अगर कोई भी रेवेन्यू कोर्ट है ना, कोई भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी अपने आदेश में हुई त्रुटि या छूटी हुई बात को स्वयं या किसी पक्ष के आवेदन पर सुधार सकता है। तो रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर गलती हुई है, क्लरिकल एरर हुआ है या फिर ओमिशन हो गया है किसी ऑर्डर में, तो या तो क्या करेंगे, उसको क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट सुधार सकते हैं। और ऐसा जो सुधार रहे हैं वो क्या हुई है, या तो उनको स्वयं ऐसा लग गया या फिर किसी पार्टी ने क्या किया है, अप्लाई किया, एप्लीकेशन लगाई है। प्रोवाइडेड दैट करेक्शन डज नॉट अफेक्ट द मटेरियल पार्ट ऑफ द केस। अगर आप करेक्ट कर भी रहे हैं अपने ऑर्डर को, तो याद रखिए उस मामले के मुख्य भाग पर कोई प्रभाव ना पड़े। एग्जाम्पल, जिसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मिस्टेकनली, जैसे खसरा नंबर 125 लिख दिया, 152 लिखना था, तो कोर्ट इसको करेक्ट कर सकता है क्योंकि कोई मटेरियल पार्ट इसका अफेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए सेक्शन 67 करेक्शन कैन बी मेड इफ क्लरिकल एरर एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेक्शन 68 पावर टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो स्पेशल रेवेन्यू अथॉरिटी में विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज रेफर अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अब देखिए जो ये जो राजस्व अधिकारी हैं, पक्षकारों की सहमति से क्या करेंगे, विवाद को मध्यस्थता के लिए भी भेज सकते हैं। रेवेन्यू कोर्ट ने क्या किया, पार्टी से कंसेंट ले ली, ठीक है, अगर पार्टी ने कहा हाँ ठीक है, तो उनको बोल देंगे ठीक है जाओ आप मध्यस्थता आर्बिट्रेशन में जाओ। जैसे दो फार्मर है, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है बाउंड्री लाइंस को लेकर लैंड पर, और वो एग्री हो जाते हैं आर्बिट्रेशन के लिए, तो रेगुलर कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, उनको आर्बिट्रेशन में भेज दिया जाएगा। और ऐसा काम कौन करेगा, तो कलेक्टर मे रेफर द मैटर टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये आर्बिट्रेशन वाले में आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिए वैसे तो इसमें क्या लिखा है, बोर्ड या फिर कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड एडिशनल और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स है ना, ये क्या कर सकते हैं, कंसेंट ऑफ पार्टी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में बताया। फिर अगर ये डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग, तो कलेक्टर भी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। याद रखना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल में मैंने कलेक्टर वर्ड लिखा है, यहाँ पे जो अथॉरिटी है वहां पे सारी अथॉरिटी को पावर दी गई कि वो रेफर कर सकते हैं। dispute can be referred to arbitration under section 68 with the consent of party. section 69 procedure in arbitration cases। अब देखिए मध्यस्थता के लिए अगर भेज दिया गया है मुकदमा, अब उसकी क्या कार्य प्रणाली रहेगी, तो देखिए इन मैटर्स जो आपने रेफर्ड किए हैं आर्बिट्रेशन में, प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 शैल अप्लाई। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के प्रावधान लागू होंगे so far as they are not inconsistent with this act। पहली बात देखिए, जो आर्बिट्रेशन के लिए मामला गया है उसका आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के प्रावधान जब तक लागू होंगे जब तक वो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट ना हो। ठीक है, अगर इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट है तब लागू नहीं होंगे। ठीक है, एग्जांपल, इफ रेवेन्यू डिस्प्यूट गोज टू आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विल फॉलो आर्बिट्रेशन एक्ट रूल्स। जैसे कि देखिए ये विच एक्ट गवर्न्स आर्बिट्रेशन प्रोसीजर अंडर सेक्शन 69 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। फिर हमारा सेक्शन 70 एप्लीकेशन टू सेट असाइड अवार्ड, मध्यस्थ के निर्णय को रद्द कराने का आवेदन पत्र। अब आप क्या कह रहे हैं, आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि जो आर्बिट्रेशन में हम गए और जो उन्होंने अवार्ड पास किया हमें उसको सेट असाइड करना है। आर्बिट्रेशन में गए हो ना भी 69 में, आर्बिट्रेशन में कोई अवार्ड पास हुआ, अब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो कि ये जो अवार्ड पास हुआ है आर्बिट्रेशन में इसको मैं सेट असाइड कराना चाहता हूँ, तो आपको एप्लीकेशन 20 दिन के अंदर अंदर क्या है, लगा देनी है। ठीक है, 20 डेज। सेक्शन 70 में अगर आप देख रहे हैं तो 20 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ फाइलिंग द अवार्ड। लेकिन ये लाइन याद रखना, 20 दिन कब से, फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ फाइलिंग द अवार्ड। ठीक है, उस दिन से 20 दिन के अंदर अंदर आर्बिट्रेशन अवार्ड को निरस्त करने का आवेदन अवार्ड दाखिल होने की
सूचना मिलने के 20 दिन के अंदर करना होगा। एग्जाम्पल, अवार्ड नोटिस रिसीव्ड ऑन 1 जून, तो एप्लीकेशन टू चैलेंज अवार्ड मस्ट बी फाइल विद इन 20 डेज। टाइम लिमिट क्या है आर्बिट्रेशन अवार्ड का अंडर सेक्शन 70? 20 डेज। सेक्शन 71 डिसीजन अकॉर्डिंग टू अवार्ड। अब ऐसा है कि अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब आर्बिट्रेशन अवार्ड जो आया, आपने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपको लगा ठीक है, अब रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द अवार्ड। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि आर्बिट्रेटर ने क्या क्या केस को डिसाइड कर दिया, ठीक है, क्या डिसाइड किया, डिस्प्यूटेड लैंड बिलोंग्स टू रमेश, ये आर्बिट्रेटर ने डिसाइड कर दिया। अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता तो कोर्ट उसी के हिसाब से फिर क्या करेगी, ऑर्डर को पास कर देगी। देखिए इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिए, मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि, बट ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो ठीक है। व्हेन विल कोर्ट डिसाइड अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन अवार्ड, तो न्यायालय आर्बिट्रेशन अवार्ड के अनुसार निर्णय कब देगी, जब कोई भी वैलिड ऑब्जेक्शन एग्जिस्ट नहीं, किसी ने अगर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया तो फिर क्या करेगी, अब वो कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन अवार्ड के अकॉर्डिंग क्या करेगी, केस को डिसाइड कर देगी। सेक्शन 72 बात करता है बार टू अपील एंड सूट इन सिविल कोर्ट। अब देखिए, अगर कोई डिसीजन बेस्ड है ऑन आर्बिट्रेशन अवार्ड, इट कैन नॉट जनरली बी अपील्ड और चैलेंज इन सिविल कोर्ट। आर्बिट्रेशन ने अगर केस को डिसाइड किया है तो आप उसको अपील में लेकर या फिर आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे सिविल कोर्ट में, अनलेस डिसीजन एक्सीड अवार्ड, डिसीजन इज कॉन्ट्रेरी टू अवार्ड, और अवार्ड इटसेल्फ इज इनवैलिड। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जब आर्बिट्रेशन अवार्ड आता है तो आर्बिट्रेट, जैसे कि देखो, कोर्ट ने ही तो मामला, रेवेन्यू कोर्ट ने ही तो मामला आर्बिट्रेशन को भेजा था। अब आर्बिट्रेशन ने वो मुद्दा सुन के वापस से रेवेन्यू कोर्ट को भेज दिया, अब रेवेन्यू कोर्ट ने उसी अकॉर्डिंग अपना डिसीजन दिया। अब ये कहा गया जो डिसीजन दिया है, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड के बेसिस पे डिसीजन दिया है, अब उस डिसीजन की अपील आप सिविल कोर्ट में नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि डिसीजन एक्सीड ना कर रहा हो अवार्ड को, या डिसीजन कॉन्ट्ररी नहीं है अवार्ड के, या जो अवार्ड है वो इनवैलिड नहीं है, तब तक। अगर अवार्ड इनवैलिड है और ये सब चीजें हैं, तब आप अपील फाइल कर सकते हैं। देखिए, आर्बिट्रेटर ने अवार्ड किया 2 बीघा लैंड, बट कोर्ट ने ग्रांट कर दी 5 बीघा लैंड। अब अपील कैन बी फाइल, अब अपील फाइल हो सकती है बिकॉज एक्सीजन, जो डिसीजन है वो एक्सीड कर रहा है, जो अवार्ड का डिसीजन, जो अवार्ड में लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन एक्सीड कर रहा है, तो अब आप अपील फाइल कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन अवार्ड इज कब अलाउ है, जब डिसीजन एक्सीड कर रहा है अवार्ड को, ठीक है। फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 73, अचल संपत्ति का कब्जा सौंपना। इफ आ रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर्स orders delivery of possession of immovable property, he may deliver in the same manner as court executed decree, including dealing with resistance or obstruction। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई राजस्व न्यायालय, ठीक है, कोई रेवेन्यू कोर्ट या फिर उसका कोई अधिकारी किसी अचल संपत्ति का कब्जा देने का आदेश देता है, उसने बोल दिया रेवेन्यू कोर्ट ने कि आप इस लैंड का जो पोजेशन है इस पर्सन को डिलीवर करो, तो उस पर्सन को डिलीवर करना पड़ेगा, जैसे ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि सिविल कोर्ट की जब डिक्री एग्जीक्यूट होती है उसी तरीके से इसको डिलीवर करना पड़ेगा, तो कब्जा दिलवा सकते हैं। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चर लैंड हैंडेड ओवर टू रमेश, इफ द अपोजिट पार्टी रिफ्यूजेस टू वैकेट, रेवेन्यू ऑफिसर कैन रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन एंड गिव पोजेशन टू रमेश। तो जैसे सिविल कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगा, फिर ऐसे ये कोर्ट एग्जीक्यूट करा लेगा। अंडर सेक्शन 73 which section is delivered, under section 373 possession is delivered in the same manner as जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है। फिर है हमारा सेक्शन 74। अब देखिए 74 हमारा चैप्टर 5 है, ये जो अपील, रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू की बात करता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, और याद रखना ये जो एक्ट है बहुत बड़ा है, इसका इतना भी अगर आपने अच्छी कमांड इस पे रख ली तो ये बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डाल दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।